अब तक हमने समझा नेटो का एक्सपेंशन और रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब समझते हैं कि ये पॉलिटिकल टेंशन कैसे धीरे धीरे एक फुल स्केल वॉर में बदल गई। रशिया का मानना है कि नेटो का ईस्ट की तरफ बढ़ना उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट था। यूक्रेन का नेटो के करीब जाना मॉस्को के लिए एक रेड लाइन बन चुका था। नेटो का कहना है कि कभी कोई ऑफिशियल ट्रीटी साइन नहीं हुई जिसमें ये कहा गया हो कि अलायंस एक्सपैंड नहीं करेगा। नेटो की ओपन डोर पॉलिसी शुरू से ही इसका बेस रही है। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया। अटैक मल्टीपल डायरेक्शन से हुआ जिसका एम फास्ट मिलिट्री कंट्रोल लेना था। कीव पर एक्सपेक्टेड सक्सेस ना मिलने के बाद रशिया ने अपना फोकस ईस्टर्न यूक्रेन खासकर डोनबास रीजन की तरफ शिफ्ट कर दिया। शुरुआत में जो सोचा गया था ग्राउंड रियलिटी उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। बखमूट जैसे शहरों में महीनों तक लंबी और खूंखार अर्बन बैटल्स हुई, जहां हर स्ट्रीट, हर बिल्डिंग और हर फ्लोर के लिए लड़ाई हुई। यहाँ एयर पावर या मिसाइल से ज्यादा इन्फेंट्री, आर्टिलरी और एंड्योरेंस का रोल था। ये वॉर धीरे धीरे एक अट्रिशन वॉर बन गई, जहाँ जीत का मतलब फास्ट एडवांस नहीं बल्कि ओपोनेंट को धीरे धीरे एग्जॉस्ट करना था। एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद बैटलफील्ड पर प्रोग्रेस स्लो रही और कैजुअलिटीज दोनों तरफ बहुत हैवी थी। इस वॉर ने मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया फेस दिखाया। ड्रोन्स, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, साइबर अटैक्स और प्रिसिशन मिसाइल्स सब कुछ यूज हुआ। यूक्रेन ने ड्रोन्स और वेस्टर्न वेपन्स का सहारा लिया और रशियन सप्लाई लाइंस को टारगेट किया, जबकि रशिया ने हैवी आर्टिलरी और मिसाइल स्ट्राइक्स का सहारा लिया। ये जंग सिर्फ सोल्जर्स के बीच नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की भी लड़ाई थी। 2025 के आसपास रशिया यूक्रेन के लगभग 18 से 20% टेरिटरी पर कंट्रोल रखता है, लेकिन ये कंट्रोल स्टेबल नहीं है। फ्रंट लाइंस लगातार शिफ्ट होती रहती है। यूक्रेन वेस्टर्न मिलिट्री एड, इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग पर हेवीली डिपेंड करता है, जबकि रशिया अपनी पॉपुलेशन, रिसोर्सेज और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू प्रेशर मेंटेन करता है। इस स्टेज पर दोनों साइड्स के लिए डिसाइसिव विक्ट्री मुश्किल लगती है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट का लंबा खींचना ऑलमोस्ट इनएविटेबल लगता है। नेटो कंट्रीज के अंदर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पब्लिक ओपिनियन, डिफेंस बजट्स और इलेक्शन पॉलिटिक्स सब इस वॉर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। यूक्रेन के लिए सपोर्ट कंटिन्यू करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, लेकिन साथ ही नेटो को एस्केलेशन का रिस्क भी मैनेज करना पड़ रहा है। ये बैलेंस बनाना आज की जियोपॉलिटिक्स का सबसे मुश्किल चैलेंज है। इस वॉर का सबसे गहरा और पेनफुल इम्पैक्ट सिविलियंस पर पड़ा। लाखों लोग अपना घर छोड़कर रेफ्यूजीज बन गए और कई शहरों को ऑलमोस्ट जीरो से रीबिल्ड करना पड़ेगा। यूक्रेन की इकोनॉमी के साथ साथ रशिया की इकोनॉमी पर भी सैंक्शंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिख रहा है। ये वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी और फ्यूचर पर लड़ी जा रही है। ग्लोबल लेवल पर इस वॉर ने एनर्जी प्राइसेस, फूड सप्लाई और सिक्योरिटी अलायंसेस को रीशेप कर दिया। इंडिया जैसे देशों के लिए ये वॉर एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट बन गया, जहां नेशनल इंटरेस्ट, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल रिलेशंस सब साथ मैनेज करने पड़ते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यूरोप का इशू नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। रशिया यूक्रेन वॉर हमें ये सिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स का गेम नहीं होता, ये हिस्ट्री, फियर, अलायंसेस और ह्यूमन कॉस्ट का मिक्स होता है। आप क्या सोचते हो? क्या इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई रियलिस्टिक एंड पॉसिबल है? कमेंट्स में अपनी सोच जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको फैक्ट्स के साथ जियोपॉलिटिक्स समझना पसंद है तो नई सोच को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी समझ भी बदलेगी।